नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़ा था उसमें ऐसे अवकल समीकरण को सोल्व करना पड़ा था जो समघात रेखिक अवकल समीकरण है। जब भी सबसे पहले तो आपको अवकल समीकरण को देखकर ये पहचानना है कि यह अवकल समीकरण समघात है या नहीं है। पहचानने का तरीका ये है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो गुणा में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव है गुणा में एक्स होना चाहिए। कहने का मतलब और उसको और अच्छा बोलना चाहिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक्स है ना तो गुणा में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो गुणा में एक्स होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो गुणा में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इस प्रकार का जो अवकल समीकरण है वो समघात रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। समघात रेखिक अवकल समीकरण को अपन अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे और फिर वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का बन जाएगा और चैप्टर नंबर 3 की सहायता से अपन उसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। आज दोस्तों हम ऐसे अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे, ऐसे अवकल समीकरणों का अध्ययन करेंगे जो समघात नहीं है, जो समघात रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन उनको समघात में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर बताओ, एक बार अगर आपका अवकल समीकरण समघात में कन्वर्ट हो गया तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 4.1 के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन समघात का था, उसका सोल्व किया था, वही तरीका यहाँ लगा देंगे। तो जो चैप्टर का जो नाम है 4.2 का वो क्या है? समघात अवकल समीकरण में समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित होने वाले समीकरण क्या है? समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित होने वाले समीकरण। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित होने वाले समीकरण। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूँ। अगर फॉर्मेट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से अपना सोल्व हो जाएगा। तो देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ कि माना कोई अवकल समीकरण है, माना कोई अवकल समीकरण है, ये है कैसे? dny अपॉन dx की पावर n और यहाँ गुणा में आ गया a प्लस bx की पावर n, ऐसे आ गया गुणा में। क्या आ गया? nवा डेरिवेटिव के गुणा में आ गया a प्लस bx की पावर n प्लस कोई कांस्टेंट a1 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 और ये nवा डेरिवेटिव है तो यहाँ n माइनस 1वां डेरिवेटिव dx की पावर n माइनस 1। ऐसे ही a2 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 2, ये है dn माइनस 2y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 और लास्ट के अंदर ये बन गया an y बराबर qx, इक्वेशन नंबर 1। मान लो कि कोई अवकल समीकरण ये है। अब दोस्तों, इस अवकल समीकरण को देखकर मुझे ये बताओ, इस अवकल समीकरण को देखकर मुझे ये बताओ कि ये समघात है क्या? समघात तो नहीं है। क्यों नहीं है? nवा डेरिवेटिव है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो गुणा में x की पावर n होना चाहिए था। यहाँ गुणा में x की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ तो एक बड़ा सा इक्वेशन लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा? साथ में ये भी लिख देता हूँ, हियर अच्छा हियर a1 है, मार्कर में दिक्कत है। देखो, हियर a1 a2 an और a1 a2 an और साथ में a और b, ये भी आर कॉन्स्टेंट्स। जो ये a1 a2 an हो तो गुणांक हो गए और a और b ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। एंड qx इज ए फंक्शन ऑफ
या सम फंक्शन ऑफ एक्स या इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू एक्स कोई भी एक्स का फलन है और ये ए बी और A1 A2 AN है वो गुणामी है, समघात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि nवें डेरिवेटिव को गुणामी एक्स की पावर n आना चाहिए था, समघात नहीं है। तो अब किसी अन्य वेरिएबल में कन्वर्ट करके इसको समघात में चेंज करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा कि इसे समघात अवकल समीकरण में, इसे समघात अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए, इसे समघात अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए माना, ये मान लो जो ये a प्लस बी एक्स है ना, a प्लस बी एक्स है, उसको कोई वेरिएबल आप v मान लो। क्या मान लो? a प्लस बी एक्स को आप v मान लो। अब दोस्तों a प्लस बी एक्स को v मानोगे तो बताओ dv बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा? b बाई v का x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 और ये b, dv बाई डी एक्स का मान कितना आ गया? b। ओके, अब देखो आपको ये यहां से देखो कि dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, बताओ dy बाई डी एक्स की जगह ऐसे लिख सकता हूं क्या? dy बाई dv और dv बाई dx। dy बाई dx की जगह लिख दिया dy बाई dv, dv बाई dx। अब देखो dy बाई dv और dv बाई dx का मान ये रहा b, तो b, या फिर इसको आगे लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान तो आगे लिख देता हूँ। और ये ऐसे कैसे? dy बाई dv। तो जहाँ भी dy बाई dx बने उसकी जगह तो ये लिख दूंगा। तो बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पहले x था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल v में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है मान लो कहीं पे लिखा हुआ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स। चलो ठीक है, d बाई डी एक्स, बताओ dy बाई डी एक्स का पूरा मान ये उठा के यहाँ रख दूँ, b dy बाई dv, b को बाहर निकाल लिया तो ये बना d बाई डी एक्स और dy बाई dv। इस चीज़ को b, अब यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है तो यहाँ भी v होना चाहिए, तो d बाई dv dy बाई dv और dv से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ dv और ये फिर dx, और dv बाई dx का मान कितना है? dv बाई dx का मान ये b, तो यहाँ b रखो, तो ये b और ये b तो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये बन जाएगा, ये पूरा मिलके बन जाएगा d2y अपॉन dv स्क्वायर। तो जहाँ पे भी अपना dy बाई dx बने उसकी जगह के ये b इंटू dy बाई dv, जहाँ पे भी d2y अपॉन dx स्क्वायर बने उसकी जगह ये। सिमिलर मान लो कहीं पर भी ये बन रहा है, अब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो डी क्यूब है तो डी क्यूब वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसकी जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया v, तो डी वी क्यूब, और थर्ड डेरिवेटिव है तो गुणा में किससे गुणा कर दो? बी क्यूब से। सेकंड डेरिवेटिव में बी स्क्वायर आ रहा था। अगर फोर्थ डेरिवेटिव है तो ये बनेगा b4 d4y अपॉन dv4। ऐसे ही करके मान लो nवा डेरिवेटिव है dny अपॉन dx की पावर n, तो ये बन जाएगा b की पावर n dny अपॉन dv की पावर n। ठीक है दोस्तों, तो nवा डेरिवेटिव है तो b की पावर n, फोर्थ डेरिवेटिव है तो b4, थर्ड डेरिवेटिव है तो b3, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल v में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सारे मान हैं वो मैं किस में रखूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो और समझो, और इन सारे वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, और 1 में पुट करते ही वो समघात में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार अगर अपना अवकल समीकरण समघात रेखी का अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गया तो जो 4.1 के तरीके तो उनकी सहायता से अपन सोल्व कर देंगे। तो एक बार उतारो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें।
बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इसके भी। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा आपने। हटा देता हूं मैं, ये नीचे वाला हटाना पड़ेगा भाई। ये इक्वेशन तो चाहिए अपने को, तो इसको तो रख लेते हैं। तो लिखता हूं मैं, वो जो मान आए थे ना अभी नीचे, तो उपरोक्त समस्त मान, उपरोक्त समस्त मान समीकरण 1 में पुट करने पर, देखो ये a प्लस बी एक्स को तो माना था v, तो ये बना v की पावर n, और इसकी जगह अभी यहाँ से डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n की जगह बना था b की पावर n डी एन वाई अपॉन डी वी की पावर n। ये a1 ऐसे कैसे, इसकी जगह v माना था तो ये बना v की पावर n माइनस वन, और इस पूरे की जगह इसका मान निकल के आया। अगर n माइनस वन डेरिवेटिव है तो n माइनस वन, और गुणा में बताओ यहाँ पे तो मैं लिखूँगा डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी वी की पावर n माइनस वन, और यहाँ गुणा में b की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये आ गया। फिर ऐसे चलते चलते जब अपना लास्ट आएगा तो आएगा a n v की पावर n माइनस n, वो ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा a n y बराबर q x, ये बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब बताओ यहाँ से अगर, चलो मैं b की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बना v की पावर n डी एन वाई अपॉन डी वी की पावर n। ये b की पावर n को कॉमन लिया तो b की पावर माइनस वन बच गया ना, तो वो तो बन गया a1 अपॉन b, ये v की पावर n माइनस वन। अरे b की पावर n को कॉमन लिया तो b की पावर माइनस वन बच गया, तो ये तो नीचे आ गया, और ये डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी वी की पावर n माइनस वन। अब देखो ये बचेगा ए एन अपॉन ये बार y, अच्छा y इनके साथ में ले रहे हैं तो ए एन वाई, और b की पावर n बाहर लिया तो यहाँ b की पावर n। ठीक है, और ये बन गया क्यू एक्स। अब बताओ इस b की पावर n को तो यहाँ भाग में भेज सकता हूँ, तो ये चलो इसको भाग में भेज दिया, भाग में भेज दिया तो b की पावर n। अब देखो दोस्तों, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है और n वां डेरिवेटिव है तो गुणा में v की पावर n माइनस वन वां डेरिवेटिव है तो गुणा में v की पावर n माइनस वन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर इस समीकरण को मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे दूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि समीकरण 2 क्या है, समघात रेखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 2 समघात रेखिक अवकल समीकरण है, जिसे कैसे सोल्व करेंगे बताओ, जिसे 4.1 के मेथड से सोल्व करेंगे, मेथड से सोल्व करेंगे, 4.1 के मेथड से सोल्व करेंगे। ये अपना समघात रेखिक अवकल समीकरण है, जिसे अपन 4.1 के मेथड से अपन सोल्व करेंगे। और
कुल मिला के अपना नाम ही यही था कि भाई समघात रूप में परिवर्तित होने वाले अवकल समीकरण, समघात रेखिक के रूप में परिवर्तित होने वाले। तो एक बार समघात रेखिक के रूप में परिवर्तित हो गया तो जो 4.2 का क्वेश्चन है वो 4.1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4.1 में कन्वर्ट होते हुए उसको अपन आराम से सोल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, इसको उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ क्वेश्चंस लेके आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि मेथड कितना भी पढ़ लिया, अगर अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर अपने को समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। जैसे दोस्तों मैं इसको उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ आपको, अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको उठा रहा हूँ। अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 3x + 2 का होल स्क्वायर, और ये जो d दे रखा है ना क्वेश्चन में, उसको आप ऐसे लिख दो d2y/dx²। आसानी रहेगी आपके लिए, क्योंकि वरना फिर आप डी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो क्वेश्चन में d देगा उसका मतलब तो d/dx है, और बाद में जो कन्वर्ट होकर d बनेगा उसका मान d/dz टाइप से जो बनेगा वो बन जाएगा। तो क्वेश्चन वाले को तो सीधा आप ऐसे लिख लिया करो, d2y/dx² प्लस 3x + 2 dy/dx माइनस 36y बराबर। ओके, सही है, सही है, ये भी ठीक है। 3x² प्लस का 4x + 1, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। अब आपको पता लगाना है कि भाई अगर आप 3x + 2 को कुछ अन्य वेरिएबल मान लेते हो तो ये समघात में चेंज हो जाएगा, और समघात में एक बार चेंज हो गया तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं जो फर्स्ट लाइन अपनी होगी वो यही होगी कि जैसे इस अवकल समीकरण को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, तो यदि 3x + 2 बराबर v ले तो समीकरण 1 समघात रेखिक। तो समीकरण 1 समघात रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित होगा। अब देखो कैसे होगा वो देखना है। आपने 3x + 2 की जगह कोई अन्य वेरिएबल v ले रहे हो, तो बताओ दोस्तों, यहाँ से आप dv/dx का मान लिखोगे, और dv/dx का मान कितना आएगा? 3। लेकिन अपने को तो dy/dx की जगह लिखना है, तो dy/dx की जगह बताओ कितना लिखा जाता है? dy/dv और dv/dx, और dv/dx का मान 3 है, तो इसको आगे लिख लेता हूँ, तो 3 dy/dv। और इसी प्रकार d2y/dx² की जगह लिखोगे तो ये जो b आ गया ना, अभी समझाया था उसमें a + bx टाइप का, तो a का मान तो 3 और b का मान, a का मान तो 2 और b का मान 3, तो a + bx बन गया ना। तो ये 3 आ गया, तो अगले में यहाँ 3² आएगा, और ये d2y/dv², क्योंकि ऐसा पढ़ा था ना अपन ने कि d2y/dx² बराबर लिखना है b² d2y/dv²। तो b का मान 3 है तो 3² आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही अपन रख देंगे।
ये दोनों मान, ये मान उठा के समीकरण 1 में रखो तो समीकरण 1 है वो अपना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 है अपना समघात के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि उपरोक्त समस्त मान समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये देखो कितना बनेगा, ये तो बनेगा v स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ये, तो ये बना 9, तो 9 को आगे कर दिया, और ये क्या बना d2y बाई डी वी स्क्वायर, ये बना 3, ये तो 3, ये v, और dy बाई डी एक्स की जगह मान ये रहा 3 dy बाई डी वी, तो ये बना 3 dy बाई डी वी माइनस 36y बराबर, अब इनको भी x को v में चेंज करो तो 3। अब आपको पता है कि यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब x v में चेंज हो गया तो इनको भी चेंज करो, तो बताओ x का मान यहाँ से 3x + 2 बराबर v है, तो मैं x का मान v - 2/3 लिख सकता हूँ, यानी 2 को इधर ले आओ तो v - 2/3, तो ये बना v - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4x, तो 4x x की जगह v - 2/3 और प्लस का 1, ये बन गया। दोस्तों इसको मैं ये लिख सकता हूँ 9v स्क्वायर d2y बाई डी वी स्क्वायर, और 3 तिया 9, तो 9v dy बाई डी वी, और माइनस का 36y बराबर, ये बनेगा 3 तिया 9, तो 3 से कटा तो 1/3, इसको खोलेंगे तो बनेगा v स्क्वायर माइनस का 4v प्लस का 4, इसको खोलेंगे तो v स्क्वायर माइनस का 4v प्लस का 4, ये बना प्लस का 4/3, ये 4/3, 3 को बाहर ले लिया तो ये है v - 2 और ये प्लस का 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बना 9v स्क्वायर d2y बाई डी वी स्क्वायर 9v dy बाई डी वी माइनस 36y बराबर, v स्क्वायर की टर्म में तो गुणा में 1/3 है, तो 1/3 v स्क्वायर, अब v की टर्म -4/3 और ये प्लस के 4/3 वो कैंसिल, अब यहाँ पे ये बना प्लस के 4/3, इसको इससे गुणा किया तो 4/3, और ये प्लस का 1 है ही ये, और इसको इससे किया तो माइनस का 8/3, और इसका मान आएगा 3, एलसीएम ले लिया, तो ये 4 + 3 - 8 कितना बचा, माइनस का 1/3, तो पूरा हटा देता हूँ मैं, माइनस का 1/3, आप सोल्व करके देख लेना। और इस 1/3 को भी बताओ, अगर मैं बाहर ले लूँ तो इस चीज़ को v स्क्वायर - 1 लिख सकते हो या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, और ये जो समीकरण नंबर 2 बना, आपने इतना सारा रखने के बाद में जो समघात अवकल समीकरण दिया था वो यहाँ से समघात में चेंज हो गया। कैसे पता लगा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है, सेकंड डेरिवेटिव है तो गुणा में v स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो गुणा में v, तो ये समघात बन गया, और समघात बन गया तो 4.1 के तरीके से सोल्व करेंगे। इतना राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़िए अब। ठीक है, चलो मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ कि ये समघात है, तो यह है
समघात रेखिक अवकल समीकरण है। अब समघात रेखिक अवकल समीकरण है तो वो 4.1 का बन गया, तो अचर गुणांक वाले में चेंज करेंगे। अतः लेट अचर गुणांक में चेंज करना है तो z बराबर log ई बेस। अब x नहीं मानना है, देखो आपका समघात ये बना, x तो पहले ही गायब हो गया, समघात बन रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है v, तो z बराबर log ई बेस v। इसका मतलब v बराबर कितना लिख सकता हूँ दोस्तों, e की पावर है z। तो एक एक चीज़ों को ध्यान से लिखना है कि समघात है तो अचर गुणांक में चेंज करेंगे, अचर गुणांक में चेंज करेंगे तो z बराबर log ई बेस। x मत मान लेना क्योंकि x तो पहले ही अपना हट गया और अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल v आ गया, तो z बराबर log ई बेस v का मतलब है e की पावर z। अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ इधर से, चलो ठीक है लिखता हूं। अच्छा इनको इसमें रखेंगे तो समीकरण नंबर 2, तब समीकरण 2 देखो क्या बनेगा भाई, अचर गुणांक में चेंज हो जाएगा तो 9 तो ऐसे कैसे 9। अब देखो v स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है तो उसकी जगह लिखना है dd माइनस 1। 9 तो ऐसे कैसे, सेकेंड डेरिवेटिव है तो dd माइनस 1 प्लस 9 फर्स्ट डेरिवेटिव है 9, सेकेंड डेरिवेटिव है तो dd माइनस 1 प्लस 9 फर्स्ट डेरिवेटिव है तो d, और माइनस का 36 माइनस का 36, बाहर क्या है y बराबर है। और मेन चीज तो यह है कि d किसको माना है, d माना है d अपॉन dz को d माना है। अब यह है 1/3 v स्क्वायर। बताओ v को कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, ये समघात है, जब अचर गुणांक में चेंज हो गया तो इस d का मतलब d अपॉन dz है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर से कन्वर्ट हो गया, पहले तो x से v में कन्वर्ट हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अब v से z में कन्वर्ट हो गया, तो z में कन्वर्ट हो गया तो इस v स्क्वायर की जगह कितना लिखूंगा बताओ, v स्क्वायर की जगह यहाँ से लिखूंगा e की पावर है 2z, ये बना e की पावर 2z और ये माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। सोल्व करूँगा तो बनेगा 9d स्क्वायर माइनस के 9d से ये कैंसिल, माइनस का 36 y बराबर 1/3 e की पावर 2z माइनस 1। अब इसको डाल देता हूँ समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 है वो अचर गुणांक वाले में चेंज हो गया, अचर गुणांक वाले में चेंज हो गया मतलब चैप्टर नंबर 3 की सहायता से इसको सोल्व कर लेंगे। तो समीकरण 3 अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 3 अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है। अतः अब बताओ CF निकालने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले अपने को सहायक समीकरण लिखना पड़ेगा। अतः इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण क्या होता है, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन d को m में चेंज करो तो 9m स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो 9 को तो बाहर ले लिया, ये बना m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो 9 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब m स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो जो m का मान जो बना वो बना प्लस माइनस 2। m का मान प्लस माइनस 2 बना तो मैं लिख सकते हैं, इसलिए तो CF बना दोस्तों, CF बनेगा C1
दोनों मान वास्तविक आए हैं और अलग अलग आए हैं। तो C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस का 2z, C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर माइनस m2z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z था तो z। अच्छा, अब बताओ दोस्तों, e की पावर z को v लिख सकता हूँ या नहीं यहाँ से? तो बताओ फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C1 v स्क्वायर प्लस C2 v की पावर माइनस 2, क्योंकि e की पावर अगर दोनों तरफ माइनस 2 लगाओगे तो e की पावर माइनस 2z बराबर v की पावर माइनस 2। तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूँ C1 v स्क्वायर प्लस C2 अपॉन v स्क्वायर। लेकिन अपने को तो v में भी कन्वर्ट नहीं, अपने को तो x में कन्वर्ट करना था, क्योंकि अपना जो इक्वेशन दिया था वो x में दिया था। तो एक बार अपन ने जो माना था ना शुरू में, वो माना था दोस्तों 3x प्लस 2 को v माना था। क्या माना था? 3x प्लस 2 को v माना था। तो अब बताओ मेरे को कि जहाँ भी v बनेगा उसकी जगह 3x प्लस 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब C1 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस C2 और यहाँ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। या इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो बताओ फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? C2 3x प्लस 2 का इनवर्स। ये बन गया अपना CF। तो यहाँ तक उतार लो आप। पहले z में था, z को v में कन्वर्ट किया और v को लास्ट में x में कन्वर्ट किया। ये तो CF बन गया। अब PI निकालेंगे, इतना राइट डाउन करो, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन पेशेंस रखते हुए अपने को ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वाले पार्ट को हटा देता हूं मैं। अब देखो यहां से CF आ गया। नाउ फॉर PI, नाउ फॉर PI। PI को पार्टिकुलर इंटीग्रल बोला जाता है। PI को क्या बोला जाता है दोस्तों? पार्टिकुलर इंटीग्रल बोला जाता है। और PI क्या होता है? PI होता है 1/FD। तो बताओ 1/FD की जगह कितना लिखूंगा? 1/FD की जगह लिखूंगा 9d स्क्वायर माइनस 36 1/FD। और QZ की जगह लिखूंगा 1/3 e की पावर 2z माइनस 1। ओके, और ये 1/3 दोनों के कॉमन है। तो ये बताओ, इस 1/3 को तो आगे ले आओ, और यहाँ से 9 भी आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन लोगे तो 9 और 3 27। और दोस्तों ये बना d स्क्वायर माइनस 4 एंड हियर e की पावर 2z माइनस 1। अब जो अपना 4.1 के जो मेथड्स थे उसकी सहायता से इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं अलग अलग यहाँ से करता हूँ। तो ये बनेगा 1/27 और यहाँ से d स्क्वायर माइनस 4 e की पावर 2z माइनस 1/d स्क्वायर माइनस 4। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने जब भी ऐसा बनता है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और e की पावर जैसे az है, और मान लो यहाँ ये बन गया। आप क्या करोगे? d की जगह a पुट करोगे। आप d की जगह a पुट करोगे तो d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर पुट करोगे तो ये 0 हो गया। अब प्रॉब्लम होगी, तो 0 हुआ तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, 1/27 और d स्क्वायर माइनस 4 है तो एक बार इसको d प्लस 2 और d माइनस 2 लिख दो, और यहाँ e की पावर 2z और माइनस 1/d स्क्वायर माइनस 4 और e की पावर 0z लिख देगा। ठीक है दोस्तों, e की पावर 0z, क्योंकि e की पावर 0z लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपना। तो 1/27। अब देखो
यहाँ डी की जगह 2 रख सकते हैं, यहाँ तो रख सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो 1/4, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ रखेंगे तो 0 बनेगा। तो 0 बनेगा तो बताओ क्या होता है, x की पावर r बटे फैक्टोरियल r होता है। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो आप लिखोगे z की पावर r, और बताओ कितनी बार 0 हो रहा है, एक बार 0 हो रहा है, z की पावर 1 बटे फैक्टोरियल 1 e की पावर 2z। भाई बार बार x मत रखना आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर r होता है तो z की पावर 1 माइनस e की पावर 0 z है, तो d की जगह 0 पुट करो, तो ये माइनस 1/4 बना, ये d की जगह 0 पुट किया, ये खत्म हो गया, माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/4। और आपने d की जगह 0 पुट किया तो हर 0 नहीं हो रहा है, हर के अंदर वैल्यू 0 नहीं हो रही, तो सीधा रख सकते हैं, और e की पावर 0 z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस 4 को भी कॉमन ले लो, तो 27 चौक 108, और ये बना z e की पावर 2z प्लस 1। ठीक है, 1/108। z का मान कितना है, अब देखो पहले तो e की पावर 2z, अपन ने z बराबर कितना लिखा था, z बराबर लिखा था log e बेस v। आप पीछे चेक कर लेना, इसका मतलब v बराबर e की पावर z। तो e की पावर 2z की जगह तो v स्क्वायर, और z की जगह log e बेस v प्लस 1, ये बना 108। v स्क्वायर की जगह 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर log e बेस, और v की जगह 3x प्लस 2 और प्लस 1, ये बन गया पी आई। तो मैं बोल दूंगा कि जनरल जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन वो बना y बराबर CF प्लस पी आई। और आप CF और PI की वैल्यूज़ को भी उठा के रख देना, तो बोलेंगे दोस्तों CF और PI मिलकर अपनी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन देखा है, एक बार आप इसको राइट डाउन करो, आप वीडियो को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं यहाँ से, अगर मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा तो फिर हो जाएंगे। एक बार एग्जाम्पल बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 है, वही कर लेते हैं अपन। एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 तो आप कर लोगे, अनसोल्व 4th करवाता हूँ मैं। एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, चलो इसको 18 हूँ मैं, फिर अनसोल्व 4 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार लिख लेते हैं अपन। x प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dy बाई dx प्लस 4y बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 4y बराबर है एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है।
अब एक चीज़ देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे चलो आप x प्लस 1 को v वगैरह मान लोगे, अच्छी बात है, लेकिन a प्लस बी वी तो b का मान b क्या होता है, x का गुणांक, और x का गुणांक 1 आ गया। तो जो क्वेश्चन में x का गुणांक 1 आ जाए वो और भी आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे लेट, इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, आप मानो कि x प्लस 1 बराबर मान लो आप कितना है v, x प्लस 1 को आप v मानोगे तो यहाँ से dv बाई dx का मान बनेगा, वो बनेगा 1। ओके, इसलिए आप dy बाई dx की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, dy बाई dx की जगह लिखते हो आप b dy बाई dv, ये लिखते ना, और b क्या होता है गुणांक, तो b का मान 1 है तो सीधा ही dy बाई dv, या फिर और अच्छा लिखना चाहूँ तो यहाँ से dy बाई dv और dv बाई dx। बताओ dv बाई dx की जगह 1 आ गया तो सीधा ही कितना रख दो, dy बाई dv, और सेकेंड डेरिवेटिव है d2y बाई dx स्क्वायर, इसकी जगह लिखते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान, जब b का मान 1 है तो b स्क्वायर भी 1, तो ये सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d2y बाई dv स्क्वायर। तो जिन क्वेश्चनों में जब b का मान 1 होता है, b क्या होता है, x का गुणांक b होता है, और b का मान 1 होता है तो यहाँ b आना चाहिए था तो वो 1 हो गया, या b स्क्वायर आना चाहिए था उसका मान भी 1 हो गया, तो बहुत आसान हो जाएंगे। ये सारे मान आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो पुट अबाउ वैल्यूज, पुट अबाउ वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ, देन तब देखो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, ये बनेगा v स्क्वायर d2y बाई, इसकी जगह ये रख दो d2y बाई dv स्क्वायर माइनस 3, ये बना v, और dy बाई dv प्लस का 4y बराबर x स्क्वायर। क्या है x स्क्वायर, बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, x प्लस 1 का मान v है तो x का मान कितना होगा, v माइनस 1, तो ये बना v माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर माइनस 2v प्लस का 1। ओके फ्रेंड्स, ये जो बना वही इसको खोल के ये लिख दिया, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 2 बना वो समघात बन गया, समघात बन गया तो 4.1 की जो मेथड है उनसे सोल्व कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 समघात रेखिक अवकल समीकरण है। समीकरण 2 समघात रेखिक अवकल समीकरण है। इसे अचर गुणांक वाले अवकल समीकरणों में परिवर्तित करने के लिए क्या माना जाता है, बस ये समघात रेखिक अवकल समीकरण है। अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए मानेंगे z बराबर log e बेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, v। तो बताओ फिर जहाँ भी v बनेगा उसकी जगह कितना रख दूंगा, e की पावर z। तो मैंने मान लिया z बराबर log e बेस v, ठीक है, e बेस v। तब समीकरण 2 देन इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 2 क्या बनेगा भाई, सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह कितना रखा जाता है बताओ, d माइनस 1, इसकी जगह d माइनस 1, माइनस का 3 ऐसे कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव और गुणा में v, तो समघात है तो उसकी जगह रख दो आप d, और प्लस का 4 ऐसे कैसे, प्लस का 4 ऐसे कैसे, बाहर ले लिया मैंने y को। अब देखो दोस्तों
ऐसा करने से आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल v था वो अब किसी अन्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख दूंगा वेयर जो कैपिटल D है वो है d अपॉन डी जेड। वी स्क्वायर की जगह यहाँ से e की पावर 2z लिख सकता हूँ, माइनस का 2, और v की जगह e की पावर z लिख सकता हूँ और प्लस का 1। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। भाई वी स्क्वायर की जगह e की पावर 2z माइनस का 2 e की पावर z प्लस 1। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो एक बार आप इसको यहाँ तक राइट डाउन करो। ये जो समीकरण नंबर 3 है वो अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है। क्या है ये? अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है। तो CF और PI निकाल लेंगे और बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो क्या लिखते हैं अपन कि समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 अचर गुणांक वाला समीकरण 3 अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है, अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है। सहायक समीकरण लिखना है। इस समीकरण का सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण क्या होता है? डी को एम में चेंज करना है। तो देखो एक बार इसको सोल्व करके एक स्टेप और लिख देनी चाहिए थी यहाँ। क्या? इसको गुणा किया तो डी स्क्वायर, माइनस का डी और माइनस का 3d, माइनस का 4d और ये प्लस का 4 बार y बराबर e की पावर 2z माइनस 2e की पावर z प्लस 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो डी स्क्वायर माइनस का 4d बनेगा, ये माइनस का d और माइनस का 3d, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे? माइनस का 4d, माइनस का 4d और प्लस 4y बराबर ओके। ठीक है, तो सहायक समीकरण में मैं लिखूंगा दोस्तों एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस 4 बराबर 0। इस चीज़ को m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 और यहाँ से m का मान 2 को मान लो, ये आ गया, m का मान ये आ गया। तो इसलिए जो CF बना वो बना C1 प्लस C2z, वास्तविक रूट है, रिपीट कर रहे हैं। तो C1 प्लस C2z और e की पावर mz मतलब e की पावर 2z। C1 प्लस C2, z का मान बताओ? z का मान है log e बेस v, और e की पावर 2z उसकी जगह v स्क्वायर। लेकिन अपने को तो v में भी कन्वर्ट नहीं है, अपने को तो x में कन्वर्ट करना था। C2z log e बेस और v की जगह बताओ यहाँ से x प्लस 1 रख दूँ, x प्लस 1 रख दिया, v स्क्वायर की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया अपना CF, ये CF आ गया। अब दोस्तों अपन इसका निकालेंगे PI। तो लिखता हूँ नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल PI बराबर होता है 1/FD और 1/FD ये रहा। अब D को M में चेंज कर दो यहाँ से, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ D माइनस 2 का होल स्क्वायर 1/FD इंटू QZ ये रहा दोस्तों, e की पावर 2z माइनस 2e की पावर z प्लस 1। अलग अलग करोगे तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2z माइनस 2 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर z प्लस 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बताओ दोस्तों इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ e की पावर 0z भी लिख सकता हूँ मैं। क्या है? d माइनस 2 है तो d माइनस 2 और ये भी क्या बनेगा अपना d माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये d माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो d की जगह आप 2 रखोगे, d की जगह a रखा जाता है, a का मान 2 है तो d की जगह 2 रखोगे तो 0 बन जाएगा। और कितनी बार बना? 2 बार बना, तो 2 बार बना तो z की पावर r, तो z की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये e की पावर है 2z, z की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2।
अब e की पावर ए जेड है तो a की जगह 1 रखो, मतलब d की जगह 1 रखो तो 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये बना माइनस का 2 e की पावर z प्लस, अब यहाँ d की जगह 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो ये माइनस टू का होल स्क्वायर 1/4, ये बन गया दोस्तों। बताओ यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो ये बनेगा पी आई बराबर जेड स्क्वायर की जगह यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, लोग ई बेस वी का होल स्क्वायर और ई की पावर 2z की जगह वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई टू लोग ई बेस वी का होल स्क्वायर, ये तो वी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 और z की जगह लोग ई बेस वी माइनस 2 ई की पावर z को भी माइनस 2v और ये बना प्लस का 1/4। अब x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कि भाई v स्क्वायर है, v स्क्वायर की जगह वहाँ से खोल के लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, ये बना log x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये देखो माइनस का 2v की जगह x प्लस 1 और प्लस का 1/4। तो दोस्तों ये आया है अपना पी आई। अगर अपन आंसर मैच करना चाहे इसके, अगर अपन क्या मैच करना चाहिए, आंसर मैच करना चाहिए, तो देखते हैं एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी, बताओ कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची है। चलो आप उतार लो, फिर एक स्टेप और लिख दूंगा मैं इसकी। क्वेश्चन वैसे सोल्व हो गया है, लेकिन अगर किताब के आंसर मैच करने हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को, किताब में देखो क्या आंसर आ रहे हैं। चलो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, तो वहाँ से जो पी आई लिखूँगा वो लिखूँगा मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, और ये देखो ये माइनस का 2 और 1/4, ये कितना होता है भाई, आप 4 एलसीएम लोगे तो माइनस का 8 प्लस 1 माइनस का 7/4, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो, मान लो 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ ऊपर 2 लगाने की जरूरत पड़ेगी, ये बनेगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और log x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले रहे हो तो ऑटोमेटिक ये 8x बन जाएगा और ये माइनस का 7 बन जाएगा। ये अपना बुक के अंदर पी आई दे रखा है, ये अपना बुक में पी आई दे रखा है, तो मैं बोल दूंगा भाई क्या किया है, यहाँ से एक तो इसको सोल्व करके माइनस 2 और 1/4 का माइनस 7/4 होता है, 4 को कॉमन ले लिया, तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो हो जाएगा y बराबर CF प्लस पी आई। ठीक है दोस्तों, अपन ने ये क्वेश्चन कर दिया है। अब देखो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि 4.1 के भी मेथड और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैंने डिस्कस किया है, 4.2 का भी मेथड और क्वेश्चंस डिस्कस किया है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये चौथा चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। अब आपका काम है इसका 4.1 और 4.2 का एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन वो निकालना है। और अब पहले तो आप ये जो सारी जो बता रहा हूँ इनको तो अपनी मेन कॉपी में करना है, और आप क्या करोगे 4.1 और 4.2 का एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन पहले तो रफ कॉपी में निकालना है, और फिर आप पीछे आंसर मैच कर लेना। सही आ रहे हैं तो आप अपनी मेन कॉपी में कर लो, और अगर मान लो सही नहीं हो पा रहा है आपसे क्वेश्चन तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, और फिर से प्रैक्टिस करने के बाद में भी अगर आपका क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर। तो आप मेरी तरफ से
4.1 और 4.2 कंप्लीट हो गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन करोगे। देखो सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, सारे क्वेश्चन करो। एक भी क्वेश्चन में डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर हुआ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।